नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम 1 मिनट फुल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। खबर रफ्तार से भी देखेंगे, खबर आप विस्तार से भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चक्रवात तूफान की। चक्रवात आसानी से बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है और आपको यह भी बता दें कि अब चेतावनी के बीच ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश तक राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। ओडिशा सरकार ने 4 जिलों के 15 ऐसे ब्लॉक की पहचान भी कर ली है जहां पर बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। चक्रवाती तूफान आसानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात आसानी के असर से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की ओर से तूफान की चेतावनी को देखते हुए ओडिशा सरकार भी अलर्ट पर आ गई है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक चक्रवात आसानी के उत्तर पश्चिम, उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से पश्चिम, मध्य और इससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई बुलेटिन में बताया गया है कि ये चक्रवात तो उत्तर पूर्व की ओर मुड़ सकता है और ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान इसके धीरे धीरे कमजोर होने की संभावना भी है। चक्रवात का असर ओडिशा के तटीय इलाकों और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में दिखेगा। दोनों ही राज्यों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं आईएमडी ने ओडिशा के तटीय इलाकों के कुछ हिस्सों में 7 से 11 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान लगाया है। चक्रवात आसानी तूफान को लेकर जो जारी की गई है चेतावनी, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड की बात करेंगे। कुछ लोगों ने रूसी राजदूत पर हमला कर दिया। इस तरह की खबर ने सबको हैरान कर दिया। ये लोग प्रदर्शन करते हुए रूस यूक्रेन जंग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने रूसी राजदूत पर लाल पेंट से हमला कर दिया। रूस यूक्रेन जंग का गुस्सा पड़ोसी देशों में देखने लगा है, जिसका शिकार अब रूसी राजदूत हुए हैं। पोलैंड में मौजूद रूसी राजदूत पर लाल पेंट से हमला किया गया। सोमवार को रूस का विक्ट्री डे था। इस मौके पर रूसी राजदूत सर्गे एंड्रीव द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान यूक्रेन पर रूसी हमले का विरोध कर रहे लोगों ने राजदूत पर हमला कर दिया। फिलहाल पोलैंड की भी निंदा की जा रही है कि वो राजदूत को ठीक सुरक्षा देने में विफल रहे। आपको बता दें, सर्गी एंड्रीव सोमवार को पोलैंड की राजधानी में मौजूद सोवियत सैनिकों के लिए रखे गए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन पर पेंट से हमला कर दिया गया। इसकी कुछ वीडियो क्लिप भी सामने आई है। 77वें विक्ट्री डे पर बड़ा कार्यक्रम हुआ। विजय परेड में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना भाषण यूक्रेन के इलाकों के नाम लेकर शुरू किया। यहाँ पुतिन ने डोनबास, खार्किव और मारियोपोल का जिक्र किया। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ की गई कार्रवाई को जायज भी ठहराया। अभी भी हालात खराब ही हैं, लेकिन ये जंग क्या वाकई में औपचारिक तौर पर थम जाएगी या नहीं, ये कहा तो नहीं जा सकता। लेकिन रूस को काफी नुकसान झेलना पड़ा है और रूस अब भी बाज नहीं आ रहा है, जबकि यूक्रेन को कई देशों का साथ अप्रत्यक्ष रूप से जरूर मिला है। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं और प्रदर्शनकारियों में प्रधानमंत्री को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री रहे श्रीलंका के महिंदा राजपक्षे के घर का यहां पर घेराव किया, घर को जला दिया गया। यही नहीं, राजपक्षे की पार्टी के कई सांसदों के घरों को भी जला दिया गया था। श्रीलंका में आसमान छूती महंगाई और जनता के हिंसक विरोध प्रदर्शन से हालात बेकाबू हो गए हैं। विवादों में चल रहे प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के मंगलवार को इस्तीफा देने के बाद भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने राजपक्षे के पैतृक घर में आग लगा दी। इतना ही नहीं, भारी हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक राजपक्षे की पार्टी के सांसद भी हैं। श्रीलंका के बेहद खराब हालात को देखते हुए अब गृह युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग भी करने लगे हैं। श्रीलंका सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कर्फ्यू को बुधवार तक के लिए बढ़ा दिया है। श्रीलंका में 150 से ज्यादा लोग भारी हिंसा में बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, श्रीलंका के आधिकारिक प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई। महिंदा राजपक्षे के खिलाफ भड़के हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने वहां खड़े ट्रक में आग भी लगा दी। श्रीलंका किस दिशा में जा रहा है, सवाल बड़ा है, क्योंकि वहां पर भुखमरी जैसे हालात आने वाले वक्त में पैदा हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन सब के बीच हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय देश में ऐतिहासिक इमारतों को लेकर अलग से एक विवाद सा देखने को मिल रहा है।
ताजा मामला भी अब सामने आया है। ताजमहल के बाद अब कुतुब मीनार का, जी हाँ, कुतुब मीनार का विवाद भी अब सामने आ गया है। क्या है यह पूरा मामला, जानिए 1 मिनट की हमारी इस रिपोर्ट में। कुतुब मीनार को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को हिंदू संगठनों से जुड़े लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कुतुब मीनार की तरफ पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लोगों ने कुतुब मीनार के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कुतुब मीनार पर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देने को लेकर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। पिछले महीने दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में रखी 2 गणेश मूर्तियों को हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। दरअसल कुतुब मीनार में 2 गणेश मूर्तियों को रखे जाने को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने अपमानजनक कहा था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इन मूर्तियों को हटाकर राष्ट्रीय संग्रहालय ले जाने को कहा था। इस मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिए थे। हालांकि कोर्ट ने एएसआई के रुख को लेकर कहा था कि निकट भविष्य में एएसआई का मूर्तियों को हटाने का कोई विचार नहीं है। वहीं सनातन हिंदुओं की तरफ से कोर्ट में दलील रख रहे वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट में कहा था कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद परिसर में भगवान गणेश की 2 मूर्तियां नीचे पड़ी हैं। इस मामले को लेकर करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इस तरह के प्रोटेस्ट पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है, देखने वाली बात जरूर है। मोहाली की बात करेंगे। मोहाली इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आप जानते हैं कि मोहाली में इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर हुए हमले को लेकर सरकार और पुलिस सतर्क है। डीजीपी ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया था, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में आप देखिए। मोहाली में पंजाब पुलिस विंग की मुख्यालय पर हुए हमले के बाद पंजाब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब के डीजीपी ने कहा कि इस मामले में हमारे पास सुराग है और जल्द ही हम इस मामले को सुलझा लेंगे। इस्तेमाल किए गए विस्फोटक में TNT होने का शक है। मोहाली में हुए धमाके को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान भी एक्शन में है। भगवंत मान ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे घटना की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की खुफिया इंटेलिजेंस यूनिट मामले की जाँच कर रही है। पंजाब की शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कल रात जो मोहाली के घटना हुई है, मैं DGP साहब ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ और सारा डिटेल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ और गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाएंगी ਤੇ जड़ां तक पहुंच जाएंगे। गौरतलब है कि मोहाली में सेक्टर 77 स्थित पुलिस की खुफिया यूनिट के मुख्यालय परिसर में सोमवार की रात रॉकेट चालित ग्रेनेड से हमला किया गया था। इस घटना को लेकर एक बड़ी नाकामयाबी खुफिया विभाग की मानी जा रही है। इंटेलिजेंस दफ्तर पर हमला होना ये बहुत गंभीर मामला है। इस मामले को लेकर लगातार जानकारियां हासिल की जा रही है, लेकिन ये हमला किसने किया और किस मंशा से किया है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। पानीपत की बात करेंगे। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने पानीपत नगर निगम में पहुंचकर निरीक्षण किया, हाजिरी रजिस्टर को मंगवाया, चेक किया, अनुपस्थित और समय पर न आने वाले कर्मचारियों को चेतावनी दी, एक लिस्ट तैयार करवाई और आखिरकार 2 कर्मियों को सस्पेंड किया गया। स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता पानीपत नगर निगम पहुंचे। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने नगर निगम के लालबत्ती स्थित कार्यालय पर छापा मारा। कार्यालय के कुछ कमरों में ताला लगा हुआ था, वहीं कई कर्मी आए ही नहीं थे। इससे मंत्री ने नाराजगी जताई। फिर हाजिरी रजिस्टर चेक किया। मंत्री ने रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करा चुके कर्मचारियों की जानकारी ली तो हैरान करने वाला मामला सामने आया। मेयर के PA ने हाजिरी लगाई हुई थी, जबकि PA शिमला गए हुए थे। इस मामले में मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। वहीं जांच के दौरान करीब 11 कर्मी गैर हाजिर मिले। मंत्री कमल गुप्ता ने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया है। रूटीन का काम पहले भी मैंने किए हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी ई निरीक्षण करते हैं। 9:02 पर हम लैंडलाइन पर फ़ोन करते हैं DMCs को और फिर वहाँ के स्टाफ की जानकारी लेते हैं। कमल गुप्ता ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी नगर निगम का कर्मी किसी भी अधिकारी नेता के घर पर काम नहीं करेगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता की ये कार्रवाई दूसरे लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में किसान नेता योगेंद्र यादव और साथ ही हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के बीच एक खास मुलाकात हुई है। बताया गया कि योगेंद्र यादव और हुड्डा के बीच MSP समेत किसानों के कई मुद्दों को लेकर गहनता से बातचीत हुई है।
राजस्थान में कांग्रेस का चिंतन शिविर होना है। चिंतन शिविर में 6 अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। इसीलिए अलग अलग कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें किसानों के मुद्दे के लिए बनाई गई कमेटी में हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हैं। इसी कड़ी में तमाम किसान नेता भूपेंद्र हुड्डा से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के बाद किसान नेता योगेंद्र यादव ने भी हुड्डा से मुलाकात की। बताया गया कि यादव और हुड्डा के बीच MSP समेत किसानों के कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। इसलिए किसान आंदोलन की तरफ से, हमारा जय किसान आंदोलन है जिसके अध्यक्ष अवीक साहा जी हैं, उसकी तरफ से हम कुछ ऐसे एक्शन पॉइंट शेयर करने आए थे जो कि कांग्रेस और बाद में उम्मीद है बाकी सब पार्टियां भी एक्सेप्ट करेंगी। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से 13, 14 और 15 मई को राजस्थान में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कृषि मामलों को लेकर बनाई गई समिति के अध्यक्ष के तौर पर शामिल होंगे। इसीलिए चिंतन शिविर में किसानों को लेकर रखे जाने वाले मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि किसानों को आ रही परेशानियों को अब राजनीतिक एजेंडों में शामिल किया जाए। वहीं पूर्व CM ने कहा कि चिंतन शिविर में पहले किसानों की राय ले रहे हैं ताकि किसानों के मुद्दों पर चर्चा की जा सके। कांग्रेस समय से पहले अपनी तैयारी भी कर रही है और किसानों के आंदोलन को लेकर कितना ज्यादा प्रभाव दिखाई दिया और केंद्र सरकार को कैसे झुकाया गया ये सबको मालूम है। इसलिए अब किसानों से बातचीत कर आगे की रणनीति कांग्रेस बना भी रही है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है, राहत की बात भी है। वो खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेते हैं और यूपी के ही मूल निवासी हैं, ऐसे खिलाड़ियों के लिए अब सीधे राजपत्रित अधिकारी बनने का एक बड़ा मौका है। उत्तर प्रदेश की सरकार की हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने कुल 13 प्रस्तावों को पारित कर दिया है। इस कड़ी में सबसे बड़ा ऐलान उन खिलाड़ियों के लिए किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेते हैं और यूपी के ही मूल निवासी हैं। ऐसे खिलाड़ियों के पास अब सीधे राजपत्रित अधिकारी बनने का मौका है। जानकारी यह है कि 24 राजपत्रित पदों पर खिलाड़ियों की यूपी के 9 विभागों में सीधी नियुक्ति हो पाएगी। जिन भी खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया है, उन्हें ये मौका मिल सकता है। BDO, BSA, DPRO, सहायक खेल अधिकारी, नायब तहसीलदार जैसे पदों पर ये नियुक्ति की जाएगी। ये भी जानकारी दी गई कि जिन भी खिलाड़ियों ने 1 अक्टूबर 2020 के बाद पदक जीता है, उन्हें इन पदों के लिए योग्य माना जाएगा। इसके अलावा यूपी सरकार की ओर से 5 हवाई अड्डों के मेंटेनेंस के लिए MOU भी साइन किया गया। सरकार इन हवाई अड्डों की देखरेख के लिए हर साल 7 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक के दौरान सरकार ने भातखंडे संगीत महाविद्यालय का नाम बदलने का भी फैसला कर लिया है। अब इस महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। यूपी कैबिनेट ने वैसे तो कई अहम फैसले लिए, लेकिन खिलाड़ियों के लिए जो फैसला लिया गया है वो चर्चा का विषय अब बना है। बात अब करेंगे हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला के विधानसभा गेट के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाने और नारे लिखने के मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है। आम आदमी पार्टी ने मंडी में जोरदार प्रोटेस्ट भी किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कई सवाल दागे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा गेट के बाहर खालिस्तान के झंडे लगाने और नारे लिखने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी मंडी में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये भी कहा गया कि इस घटना से साफ हो गया है कि सरकार के हाथों से कानून व्यवस्था निकल चुकी है और मुख्यमंत्री आतंकियों से कहते हैं कि वे दिन के उजाले में ऐसे काम करके दिखाएं। ये भी कहा गया कि ऐसे देशद्रोही शरारती तत्वों के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता ने सरकार से कई सवालों के जवाब लेने चाहिए। और हाल ही में विधानसभा धर्मशाला में खालिस्तान के झंडे लगाए गए, वॉल पोस्टिंग हुई, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हो पाई है। विधानसभा परिसर इतना सुरक्षित जगह होती है, वहाँ पे CCTV कैमरा तक नहीं है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि वहीं मोहाली में ग्रेनेड हमले को लेकर कहा गया कि आतंकी पन्नों की धमकियों से देश डरने वाला नहीं। अब इस मामले को लेकर पूरी राजनीति सामने आ चुकी है और आम आदमी पार्टी ने एक रणनीति के तहत अब सरकार पर कई सवाल दागे हैं। क्या प्रतिक्रिया सरकार की रहती है, देखने वाली बात जरूर है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ गर्मी का प्रकोप है, लोग भीषण गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब हरफला गांव एक फरीदाबाद का गांव है जहां पर लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। 1 मिनट में ये रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। फरीदाबाद में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान से लोग पहले से ही परेशान हैं। ऐसे में अगर उन्हें पानी न मिले तो सोचिए क्या हालत होगी। फरीदाबाद के गांव हरफला में गांव के लोग पिछले 15 दिन से
पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। लोगों का कहना है कि 15 दिनों से गांव में पानी नहीं आ रहा और वो लोग खरीद कर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार अधिकारियों को शिकायत के बावजूद भी अभी तक गांव में पानी नहीं आया। लोगों का कहना है कि सीकरी गांव में उनके गांव में पानी पाइपलाइन के माध्यम से आता है। ऐसे में सीकरी गांव पर पानी की पाइपलाइन टूट गई है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं सुन रहा। कई बार अधिकारियों के दरवाजों पर जाकर गुहार लगाई गई है, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। पहले तो पानी के जो अभी बताइए हैं हमारे नंबरदार जी ने, ना तो फिरने में चारों तरफ पूरे पैप डले, जो 6 इंच डलने थे 4 इंच डले हैं आदि में, और ना ही आधे कनेक्शन हुए गांव के। यहाँ तक कि प्रथा के विधायक नैनपाल रावत से भी इस मामले में गांव के सरपंच ने लोगों की समस्या रखी, लेकिन वहां पर भी समाधान नहीं निकला। अब लोगों ने मीडिया का सहारा लेकर सरकार से गुहार लगाई है ताकि उन्हें जल्द से जल्द पानी मिल सके। अनिल राठी, फरीदाबाद, खबरें अभी तक। 1 मिनट में लोगों की समस्या तो हमने दिखा दी है, लेकिन ये मामला अपने आप में बहुत गंभीर भी है और बड़ा भी है। भीषण गर्मी में अब जो पानी की किल्लत है उससे क्या निजात प्रशासन दिलवा पाएगा, देखने वाली बात जरूर है। धान की बुआई का मौसम शुरू होने वाला है और बढ़ती गर्मी के कारण अब पंजाब और आसपास के राज्यों को पानी की सख्त जरूरत होती है। ऐसे में गोविंद सागर झील का जलस्तर किस कदर बढ़ गया है और कैसे खुशखबरी हम इसे कह सकते हैं, 1 मिनट में इस रिपोर्ट में आप देखिए। लगातार गर्मी से पहाड़ों में बर्फ पिघलने से भाखड़ा बांध की गोविंद सागर झील का जलस्तर बढ़ गया है। अब धान का सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए पंजाब और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से जुड़े राज्यों को पानी की सख्त जरूरत होती है। झील का जलस्तर पिछले साल की तुलना में 39 फीट ज्यादा है। भाखड़ा बांध की गोविंद सागर झील का जलस्तर 1651 है। पिछले साल इस दिन जलस्तर 1618 था। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के मुख्य अभियंता ने कहा कि इस बार बांध में जलस्तर काफी अच्छा है। एवरेज लैवल ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜੇ ਦਾ 1532.56 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਫर्टेबल हैगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि नंगल आनंदपुर साहिब हाइडल नहर से निकलने वाली नहरों में नंगल हाइडल नहर में जितने पानी की जरूरत है उसे नहरों में छोड़ा जा रहा है। अब जाहिर तौर पर पंजाब और हरियाणा को पानी की जरूरत है। अब पानी का जलस्तर अच्छा है तो हरियाणा पंजाब के किसानों को भी इसका फायदा भरपूर मिलेगा। यानी पानी की जो कमी पिछले साल थोड़ी बहुत हुई थी वो कमी इस साल पूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि क्या किसानों को इसका फायदा वाकई मिलता है या नहीं मिलता है। आगे बढ़ेंगे, चारधाम यात्रा की बात करेंगे। चारधाम यात्रा को देखते हुए पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने ये कह दिया है कि यात्रियों को हर तरह की सुविधा मुहैया करवाने की कोशिश सरकार की पूरी है और साथ ही उन्होंने कई अहम जानकारियां भी साझा की है, काफी महत्वपूर्ण है। 1 मिनट की ये रिपोर्ट। एक तरफ जहां विपक्ष चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अब प्रशासन खुश है। चारधाम यात्रा को देखते हुए पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि शासन को इस बात का अंदाजा था कि इस बार यात्रा अच्छी चलेगी। इस यात्रा में रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बड़ी संख्या में आए हैं, जिसके लिए धर्म सेवा विभाग द्वारा श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की जा रही है। 2013 की आपदा के बाद से यात्रा में लगातार तेजी आई है और श्रद्धालुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग विभाग द्वारा लगातार करवाई जा रही है। पर्यटन सचिव ने यह भी बताया कि यात्रियों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाने की सरकार की पूरी कोशिश है और साथ ही जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए हेली कंपनियों द्वारा चार्टर्ड प्लेन की सेवाएं भी उचित मूल्य पर शुरू की जा चुकी है। पर्यटन सचिव ने मीडिया के माध्यम से जनता से अपील भी की है और कहा कि चारधाम यात्रा पर जाने से पहले श्रद्धालु अपना स्वास्थ्य परीक्षण जरूर करवा लें। सरकार ने पूरी कोशिश भी की है, प्लानिंग भी की गई है और ये प्लानिंग धरातल पर अब दिखाई भी दे रही है। एक ही मकसद है, श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, क्योंकि कोविड काल के बाद ये यात्रा सही तरीके से अब चली है। आगे बढ़ते हैं, पलवल जिला प्रशासन की ओर से अलावलपुर चौक से लेकर सब्जी मंडी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इसी मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। क्या माहौल रहा इस दौरान, आइए देखते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में विस्तार से भी और तेज भी। पलवल जिला प्रशासन की तरफ से अलावलपुर चौक से सब्जी मंडी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पीडीपीओ, टीएसपी, मार्केट कमेटी पलवल के सचिव और नगर परिषद के अधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। नगर परिषद के कर्मचारियों ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को हटाया। दुकानों के सामने लगे टीन को तोड़ा गया और साथ ही दुकानदारों के चालान भी काटे गए। सड़क किनारे लगी हुई रेहड़ी पटरियों पर सामान बेचने वालों को भी हटाया गया। ये मंडी के अंदर अवैध जो कब्जे होते हैं इनको रोकने के लिए प्रशासन द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था, चौकी हटा दिया गया है
अवैध दुकानों के ऊपर से टीन लगा लेते हैं, उससे जाम लगता है, लोगों को आने जाने में मंडी में परेशानी होती है, इसलिए उसकी कब्जा कार्रवाई। जिन लोगों को नोटिस दिए जाते हैं अवैध कब्जे पे, नोटिस उपरांत ये कार्रवाई होती है। जिनको नोटिस दिए जाते हैं उनको कब्जे खाली करवा दिए जाते हैं। अतिक्रमण हटाने के बाद निर्देश दिए गए कि अगर अवैध निर्माण फिर से किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की तरफ से अभियान लगातार जारी है। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने एक चेतावनी दी थी और चेतावनी के बाद कार्रवाई की गई, लेकिन ये चेतावनी वहां के लिए भी है जहां अब भी अतिक्रमण पलों के अलग अलग जगह पर है। आगे बढ़ते हैं। सिरसा के प्रॉपर्टी डीलर्स इन दिनों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल सिरसा की नगर परिषद कार्यालय के बाहर अलग अलग मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया था। इस मौके पर डीलर्स ने प्रशासन के सामने कई मांग भी रखी और नारेबाजी भी की। अपनी मांगों को लेकर सिरसा के प्रॉपर्टी डीलर्स ने सिरसा के नगर परिषद कार्यालय में धरना दिया। इस दौरान डीलर्स ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नगर परिषद प्रशासन पर आरोप लगाया कि नगर परिषद के अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और प्रॉपर्टी डीलर्स के कामकाज को भी लटकाते रहते हैं, जिसके चलते उन्हें जायदाद की रजिस्ट्रियां करवाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डीलर्स ने प्रशासन से जल्द डीलर्स की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। डीलर्स सारे इकट्ठे हो गए थे, इन्हें कुछ एनडीसी के इश्यूज हैं, प्रॉपर्टी नंबर लगने के इश्यूज हैं और इनकी सारी डिटेल हमने नोट कर ली है। हफ्ते में एक वीक के अंदर अंदर मोस्टली सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। वहीं इसके अलावा डीलर्स ने नगर परिषद प्रशासन को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है और ये भी कहा है कि अगर उनकी समस्या का समाधान एक हफ्ते में नहीं हुआ तो उसके बाद वो नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप मलिक ने जल्द ही डीलर्स की समस्याओं का समाधान करवाने का आश्वासन दिया है। आश्वासन मिला है, वायदा किया गया है, लेकिन वायदा निभाया जाएगा ये देखने वाली बात जरूर है। आगे बढ़ते हैं। बात फतेहाबाद की होगी। हरियाणा में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। फतेहाबाद से एक बार फिर से चोरी का मामला सामने आ चुका है, जहां पर चोरों ने एक कार को अपना निशाना बना है, लेकिन सीसीटीवी सामने है जो एक बड़ा सबूत है। फतेहाबाद में इन दिनों चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां चोर आए दिन बड़ी बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। फतेहाबाद के गीता मंदिर रोड से कार चोरी का मामला सबको हैरान कर रहा है। एक एसयूवी कार में सवार होकर आए चोरों ने एक लग्जरी गाड़ी को अपना निशाना बनाया। चोर एक एसयूवी में सवार होकर आए थे और कार का शीशा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। कार घर के बिल्कुल सामने खड़ी थी, जिसके चलते घर के बाहर दुकान पर लगे सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद भी हो गई। इसके बाद पुलिस ने कार मालिक देवेंद्र की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कार के मालिक ने बताया कि देर रात उनकी कार चोरी हुई। जब उन्होंने पड़ोस का सीसीटीवी चेक किया तो नजर आया कि कुछ लोग स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए थे और कार को चोरी करके ले गए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या पुलिस कार चोरों तक जल्द पहुंच पाती है या नहीं। चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस के लिए चुनौती बने चोर एक बार फिर से चुनौती दे गए। आगे बढ़ते हैं। लव मैरिज के दौरान एक युवक ने करनाल के पुंडरी में फायरिंग कर दी। गोली चलाने के आरोप लड़की ने अपने मां के पक्ष पर लगाए हैं। हरियाणा के जिले करनाल के गांव पुंडरी के एक युवक पर गोली चलाई गई। इसका कारण लव मैरिज बताया जा रहा है। लड़की ने अपने माई के पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाया। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और पुलिस जांच में जुटी है। लड़की ने अपने ही गाँव के लड़के से लव मैरिज की है। ये गोली दूल्हे के भाई पर चली है। घायल के भाई ने बताया कि 2 महीने पहले ही उसने शादी की थी। पिछले 5 साल से शादी के लिए बार बार बातचीत की जा रही थी, लेकिन परिवार वाले नहीं मान रहे थे। इसके बाद उन्होंने शादी करनी चाहिए। जब लड़के से बातचीत की गई तो वो मानने को तैयार नहीं हुआ और उल्टा लड़की को मारने को तैयार हो गया। ऐसे में उन्हें मजबूरन घर से भागकर शादी करनी पड़ी और इसी को लेकर ये फायरिंग की घटना सामने आई है। लड़की के रिश्तेदार ने बताया कि 4 साल पहले लड़की के घर वो गया था। रिश्ते की बातचीत भी की गई थी। वो रिश्ते के लिए तैयार भी हो गए थे। इसके 20 दिन के बाद उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। लड़की के मामा से भी मिलकर शादी की बातचीत की गई। उस समय छोटे लड़के पर हमला किया गया था और अब इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इस मामले में पुलिस आरोपों के मुताबिक हर एंगल से जांच कर रही है। 1 मिनट रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें। अभी तक की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।